ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखेंगे CMSL वाले सब्जेक्ट में से कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है, जिसमें से अपन देखेंगे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरी। तो अब पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं पहले वो बात कर लेते हैं। पूरी वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं वो बात करते हैं। एक बार पहले इसका फोकस लॉक कर लें। ठीक, अभी सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडिएरी अपन देख रहे हैं। चैप्टर 6 है, मेरे पास जो नोट्स हैं आप अपने हिसाब से मॉड्यूल में चेक कर लेना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरी होता क्या है। बेसिकली आप मतलब अपन को सिंपल टर्म्स में सोचें तो बीच का जो ब्रोकर होता है, जैसे ये आप स्टॉक्स वगैरह जो भी चैनल है वो सब ब्रोकर हैं। सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरी है कि एक क्या बोलते हैं, ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मार्केट तक कनेक्ट करने का, कंपनी तक कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट करने का काम उसका रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या होता है और उसके बाद सेबीज इंटरमीडिएरी रेगुलेशन 2008 है और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरी कैसे हो सकता है उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडिएरी का, कि कैसे वो रजिस्टर कर सकते हैं एज एन इंटरमीडिएरी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं पर इसके कुछ कुछ पार्ट, मतलब ये 3 पेज का आंसर है पर इसके कुछ कुछ पार्ट अभी पीछे काम चल रहा है तो शायद वीडियो में डिस्टर्बेंस होगा, पर क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज अपन देखेंगे, कुछ कुछ इसमें इंडिविजुअली टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे क्या 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 बोला हुआ है। फिर जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडिएरी की क्या क्या उन लोगों की जनरल ऑब्लिगेशन रहेगी कि ये सारी चीज़ें उन लोगों को फुलफिल करनी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आधा चैप्टर के बाद आधा चैप्टर वो है जिसमें अपन सारी की सारी शॉर्ट नोट्स देखेंगे पर्टिकुलर इंटरमीडिएरी के ऊपर। तो है सबसे पहला मर्चेंट बैंकर, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो वो देखेंगे। बैंकर टू एन इशू, ये सारे कहीं ना कहीं आपने शब्दों का प्रयोग करा होगा पूरे के पूरे CMSL सब्जेक्ट में। अभी इस चैप्टर में इसको डेप्थ में लेके गए हैं और बताया है कि कौन क्या कर सकता है और क्या किसका काम है। ठीक है, फिर है डिवेंचर ट्रस्टीज़, डिवेंचर ट्रस्टी वाले अपन ने बात करी हुई है ऑलरेडी। ये देखेंगे क्या रेगुलेशंस, क्या फंक्शंस, क्या कर सकता है वो सब है। फिर स्टॉक ब्रोकर्स, वही अपने जैसे ब्रोकर होते हैं बीच के। पोर्टफोलियो मैनेजर, जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। फिर है कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी अपन उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, फिर है इन्वेस्टर्स एडवाइज़र्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, जो ये एडवाइस नहीं करते हैं कि आप यहाँ पे लगवा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं वो सब। फिर रिसर्च एनालिस्ट, जो पूरी की पूरी एनालिसिस और रिसर्च वगैरह करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इतने ही है यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडिएरीज बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी के रिलेटेड जो भी आंसर होता है वो अपन का इंपॉर्टेंट ही अपन मानते हैं और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लास्ट का जो पार्ट है वो तो अपन अच्छे से करने ही वाले हैं। फिर कुछ केस लॉ दिए हुए हैं, अपने को वो नहीं जाना है वहाँ पे। उसके बाद है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, ये न्यू टॉपिक है, मतलब रिसेंटली आया है, मतलब ये अमेंडमेंट के बाद आया है तो इसको भी अपना स्टार मार्क कर लेंगे और इसी के साथ फिर अपना चैप्टर खत्म होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या देखने वाले हैं अपन पूरे चैप्टर में। मेन तो देखो आगे का जो सिर्फ है वो इंट्रोडक्शन है और उसके बाद जो ये पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स वगैरह आएंगी ना वो पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडिएरी। सबसे पहले अपन हर बार की तरह इंट्रोडक्शन देखेंगे। द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी आर वाइटल लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स, इशूअर एंड रेगुलेटर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरमीडिएरी आर टू स्मूदर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द यूज़र ऑफ फंड्स। ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड यूज़र ऑफ फंड्स कौन है? जो कि अपन का जो फंड है, मतलब मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ तो जो मेरा फंड रहेगा, मान लो मेरे पास लाख रुपए का फंड है, तो मेरा जो क्या बोलते फंड को यूज़ करने का जो वो देखेगा कि हाँ कैसे क्या फंड यूज़ करना है, कहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न रहेगा, कहाँ पे रिस्क कम है, तो वो सारी चीज़ें देखने का काम करेगा फंड यूज़र्स। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में अपन देखेंगे। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट डू नॉट मार्केट their securities directly to the investors. ठीक है, corporation and government do not market their securities directly to the investors. Instead, they hire the service of market intermediary to represent them to the investors. क्या बोला कि जितनी भी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट है उनके जो भी कंपनीज और जो भी शेयर्स वगैरह लिस्टेड रहेंगे तो वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाएंगे मार्केटिंग के लिए। वो लोग ऐसे बीच के इशूअर्स रखते हैं जो कि उनके पास लेके जाएंगे कि हाँ भैया देखो ये कंपनी है, यहाँ पे ऐसे है, वो डाइवर्सिफाई करेंगे फिर। ठीक है, तो वो उन लोगों को हायर करते हैं।
Investors, particularly small investors, find it difficult to make direct investment. A small investor desiring to invest may be able to diversify across users to reduce risk. He may not be equipped to assess and monitor the credit risk of issuer. Market intermediary help investors to select an investment by providing investment consultancy, market analysis and credit rating of investment instrument. ठीक है, अब मेरे और आप जैसे जो भी मतलब छोटे इन्वेस्टर्स रहेंगे, मतलब मेरे पास मान लो लाख रुपए फंड है, तो वो एक छोटे कैटेगरी के उसमें आता है. ठीक है, हालांकि काफ़ी लोगों के लिए लाख रुपए बड़ी बात भी होती है, पर ये चीज़ें होती है छोटी इसके शेयर मार्केट में छोटे इन्वेस्टर्स में आता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स नाम दिया गया है. तो वो लोग के पास डायरेक्ट ऐसा नहीं है. अभी देखो जिसके पास क्या बोलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो वो लोग 9 to 5 वाली जॉब के रहेंगे. ठीक है, जिनको ये भी है कि हाँ अपने फ्यूचर्स के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ मेरे को नहीं पता है. ठीक है, तो मैं अब जाऊँगा उनके पास, क्या बोलते हैं अपने इंटरमीडियरीज के पास, कि मेरे को भैया ऐसे ऐसे करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप मेरे को सजेस्ट करो, कंसल्ट करो कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और ये देखो मेरे पास लाख रुपए का फंड है और इसको अब आपको इन्वेस्ट करना है और ताकि मेरे को अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले. ठीक है, तो मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों से मदद मांगूंगा. ठीक है, तो यही बात करी हुई है. इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट, द इन्वेस्टर्स हैव टू ट्रांजैक्ट थ्रू शेयर ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, custodians and depositories. Participants are capital market intermediaries that provide important infrastructure service for both primary and secondary market. ठीक है, the following market intermediaries are involved in the security market. कौन कौन जो अपन ने आगे नहीं पढ़े सारे, मर्चेंट बैंकर, RSTA, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइटर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बैंक टू एन इशू, फिर डिबेंचर ट्रस्टी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ें. अब देखो उसको ना और डाइवर्सिफाई बाइफरफिकेट किया हुआ है. प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी में कौन आते हैं और सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी में कौन आते हैं. तो प्राइमरी वाले में आते हैं मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, अंडर राइटर्स और डिबेंचर ट्रस्टीज. ये कौन आ गए प्राइमरी में आ गए. और सेकेंडरी में कौन आते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज और शेयर ट्रांसफर एजेंट. ठीक है, आगे देखते हैं. ये इंट्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से सिर्फ एक बार इसको रीड ओनली में रखते हैं ताकि अपन को समझ में आए कि क्या बोला हुआ है पूरे ओवरऑल चैप्टर में. आगे बात करते हैं सिक्योरिटी सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008. ये भी रीड ओनली वाला आंसर है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, द सेबी इंट्रोड्यूस द सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल मार्केट सच एज रजिस्ट्रार टू एन इशू, पार्टिसिपेंट, असेट मैनेजमेंट कंपनी, क्लियरिंग मेंबर और ऑफ अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग हाउस, foreign portfolio investors and trading members of a derivative segment or currency derivative segment of a stock exchange. ये सारी चीज़ों को लेकर आया ताकि डेरिवेटिव सेगमेंट जो भी है करेंसी के रिलेटेड हो या शेयर मार्केट के रिलेटेड हो, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह के रिलेटेड हो, तो वो अच्छे से रेगुलेट हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों का भी भला हो और ओवरऑल क्या बोलते हैं इकोनॉमी पे भी अच्छा रहे, फाइनेंशियल मार्केट को भी एक ग्रोथ मिले. In order to act as an intermediary, a person is required to apply to the SEBI for grant of certificate to act as an intermediary. As per the SEBI intermediaries regulation, the SEBI grant a certificate in the form specified in the relevant regulation on satisfaction of the eligibility of the applicant. Intermediaries are required to provide the SEBI with the certificate on April 1st on each year, certifying inter alia compliances with the obligations, responsibilities and fulfillment of eligibility criteria on a continuous basis. ठीक है, साल 10 साल आपको 1 अप्रैल तक अपना जो सर्टिफिकेट रहेगा इशू वो करवाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रिन्यू करवाना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चेक करी जाएंगी सेबी के द्वारा कि आप भैया आपको मिली थी जो रेगुलेशंस और जो आपको ओहदा मिला था क्या बोलते हैं इंटरमीडियरी का, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबली पूरा कर रहे हो, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में सारी चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा. और ये साल मतलब हर साल ये चीज़ फॉलो करी जाती है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे. फर्दर दे आर रिक्वायर्ड टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस विद इन 45 डेज ऑफ रिसीप्ट देयरफॉर और विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द सेबी व्हेन कॉल्ड अपॉन बाय द सेबी. ठीक है, विद इन 45 डेज रिड्रेसल इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस, यानी कि इन्वेस्टर से भी क्या बोलते हैं देखा जाएगा कि इन्वेस्टर कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा, और अगर कुछ कंप्लेन कर रहा है तो 45 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना रहेगा. ठीक है, रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस, इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस यानी कि इन्वेस्टर की दुविधा, रिड्रेस यानी कि उसको
पूरा करना, उसकी सुनना और उसका समाधान निकालना। An intermediary and its directors, officers, employees, and key management personnel are required to abide by the code of conduct specified in the SEBI intermediaries regulation. SEBI may appoint inspections authorities to undertake inspection of the books of accounts, records and documents of an intermediary for any purpose. ठीक है, इंस्पेक्ट और वो सब कर सकती है सेबी अपने एंड से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे वो अपने एंड से कर सकते हैं। In case of default, the SEBI may take actions including but not limited to suspension of certificate of registration। देखो क्या बोला हुआ है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है, मतलब जो अब मैं पढ़ूंगा वो इंक्लूडेड है पर लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा भी अगर सेबी को कुछ लगता है करने जैसा तो वो कर सकते हैं। In case of default, the SEBI may take actions including but not limited to suspension of certificate of registration for a specified period, cancellation of registration, warning the intermediary, prohibit taking up any new assignment or contract, or launch a new scheme for a specified period, and debarring a branch or an office for carrying on activities for a specified period। debarring यानी कि पूरी तरीके से उनको हटा ही दिया कि तुम भी अब इंटरमीडिएरी के तौर पे काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए तो स्पेसिफाइड, या फिर परमानेंटली बोला हो तो परमानेंटली भी हो सकता है। ठीक है, ये इंक्लूडेड है पर नॉट लिमिटेड, यानी कि यहीं तक नहीं, इसके आगे भी हम लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, क्या क्या? सस्पेंशन, कैंसलेशन, प्रोहिबिशन और डिबारिंग। ठीक है, प्रोहिबिशन किस पे लगा रहे हो? कुछ भी नई असाइनमेंट लाने पे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेने से, या कोई स्कीम अगर आपको लॉन्च करनी है तो उस पर भी आपकी रोक लगाई जा सकती है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और एनी टाइम प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। ठीक है, ये सारे साथ साथ में आप पढ़ते जाओगे ना तो और आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं अगर ऐसा लगता है तो आप उसको स्किप करके आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो कि हाँ भैया मेरे को पर्टिकुलरली ये चीज़ समझनी है, तो अपन को इस पूरी वीडियो में कवर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वन एंड फ्रॉम द कम्युनिकेट, वापस रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरी एप्लीकेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस दी हुई। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आंसर है पर पूरी की पूरी तरीके से नहीं है, कुछ कुछ बीच में से भी इसको पूछा जा सकता है, तो इसको वैसे देखते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ही होगी। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सेबी इंटरमीडिएरी रेगुलेशन, एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी हैज़ टू बी मेड टू द सेबी इन फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1 with such additional information as required to be provided under the relevant regulation and the application fee as prescribed। ठीक है, फॉर्म नंबर ए है शेड्यूल 1 का, वो अभी अपन ने रिलेवेंट नहीं है कि कहाँ कौन सा शेड्यूल और क्या है, बस जो बोला हुआ है सेबी का जो शेड्यूल 1 है उसमें जो फॉर्म ए है उसमें अगर आपको इंटरमीडिएरी बनना है तो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब और एडिशनल एप्लीकेशन फ़ी भर के। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, अब प्रोसेस कैसे फॉलो होगी? तो द स्टॉक एक्सचेंज, द क्लियरिंग corporation, the depository or the specified self-regulatory organization, as the case may be, has to examine the eligibility to the applicant in terms of these regulations, relevant regulations and the rules, regulations और bylaws। ठीक है, bylaws होते हैं जो internal rules होते हैं। ठीक है, of the concerned stock exchange, clearing corporation, depository of the self-regulatory organization, and forward the application with the application fee to the SEBI along with its recommendation as early as possible but not later than 30 days for receipt of the complete application with the specified application fee। आपको 30 दिन के अंदर सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, जो भी ये रेगुलेशंस, और भारी ऐसे नहीं है कि आपने अप्लाई किया हो गया अप्लाई, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। देखो, हैज़ टू एग्जामाइन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो एग्जामाइन करेगी एलिजिबिलिटी और रेगुलेशंस देखेगी आपने सारी पूरी करी हैं, रेलेवेंट रेगुलेशंस एंड रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज ऑफ द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। अब वो सिर्फ एक ही के नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के भी हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के भी हैं, डिपॉजिटरी के भी हैं, और ये सारी चीज़ें खुद भी आपको चेक करनी है, और अगर कहीं लगेगा कि सेबी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है तो सेबी भी इसको चेक करेगा। ठीक है, और ये सब आपको करना है 30 दिन के अंदर। एप्लीकेशन फ़ी और वो सब भरने के बाद आपके हाथ में जब कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी उसके अंदर 30 दिन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पूरी करके उनको बतानी पड़ेगी। ठीक है, नोट में क्या बोला? Applicant or an intermediary, as the case may be, may carry on the activities of one or more intermediaries only if it obtains a separate certificate to carry on each such activity। ठीक है, अगर उन लोगों को लगता है कि मेरे को सेपरेट सर्टिफिकेट चाहिए सारी की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, मान लो मतलब मैं अगर 5 एक्टिविटी कर रहा हूँ और सारी की सारी अलग हैं, तो मेरे को ऐसा है कि मेरे को सारी 5 एक्टिविटी के लिए 5 अलग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वैसे हो सकता है। आगे देखते हैं,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला, द सेबी में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग मैटर्स रेलेवेंट टू द एक्टिविटी और विच मे अदरवाइज बी कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द सेबी टू कंसिडर एंड डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। फर्निशिंग ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन to the satisfaction of the SEBI within the time specified in this regard by the SEBI। वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन होगा फिर उस चीज़ का, which while considering the application the information furnished by the applicant and its eligibility the SEBI may if it so desires verify the information by physical verification of document। physical verification हो सकती है और सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होने के बाद ही आपको माना जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंटरमीडियरी का। ठीक है, आप इतना सारा फंड अगर मैनेज करने की बात कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपकी जांच पड़ताल करी जाएगी। ऑफिस स्पेस की जांच पड़ताल होगी, डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस स्पेस। ऐसा भी देखेंगे कि भैया तुम्हारा जो ऑफिस बोल रहे हो तुम, वो ऑफिस अपनी जगह पे है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि क्या बोलते सिर्फ आपने ऑन पेपर तो सारे बता दिया कि हाँ यहाँ मेरा एड्रेस है, यहाँ मेरा एड्रेस है, पर जहाँ वो एड्रेस पे गए तो वहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, ऑफिस स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट विच द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव। ठीक है, आगे देखते हैं, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अलग से अंदर से भी इसके कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ये देखते हैं, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द applicant and grant of certificate to such applicant, the SEBI shall take into account all matters which it deems relevant to the activities in security market including but not limited to the following। ठीक है, ये included है but not limited, यानी कि इसके अलावा भी अगर कुछ वो लोग कहें तो वो सब आ सकता है। ठीक है, ठीक है, whether the applicant have in the past been refused certificate by the SEBI and if so the grounds of such refusal। कि अगर पहले भी आपने सर्टिफिकेट के लिए बोला था पर पहले हमने मना कर दिया था, तो किस आधार पे मना किया था उसको देखा जाएगा। वेदर द एप्लीकेंट इफ डायरेक्टर, इट्स डायरेक्टर और पार्टनर और ट्रस्टी एज द केस में बी और इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग लिटिगेशन कंटेंट कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट विच हैज़ एन एडवर्स बियरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट और ऑन डेवलपमेंट और फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, इन सब की भी देखी जाएगी। जो भी डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा एप्लीकेंट का, कंपनी का या जो भी रहे, तो वो देखा जाएगा कि आपकी कोई पेंडिंग लिटिगेशंस तो नहीं चल रही हैं जो कि क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड है, या फिर दूसरी भी चीज़ें देखी जाएंगी कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है पेंडिंग, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। वेदर द एप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आगे देखेंगे एक बार, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि आप इंटरमीडिएट बनने के लायक हो, काबिल हो, तो ही आपको ये चीज़ मतलब कंसिडर की जाएगी। वेदर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। वेदर द ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इंटरेस्ट के हित में तो आप चीज़ करोगे या नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। Whether the grant of the certificate to the applicant is in the interest of the development of the security market, मतलब सिक्योरिटी मार्केट का भी भला करना है, इन्वेस्टर का भी भला करना है और खुद का भी भला करना है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि किस आधार पे आपकी क्या बोलते जो क्या है एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड डज नॉट कन्फर्म द रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपने पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करी है, आधी अधूरी चीज़ें बोली है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पे आपकी क्या बोलते कैंसिल करी जा सकती है एप्लीकेशन। विच डज नॉट कंटेन सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड। एडिशनल इंपॉर्टेंट वाला अपन ने इन्फॉर्मेशन वाला ऊपर भी अपन ने पढ़ा कि क्लैरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैटर रिलेवेंट और एक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी सेबी को, और सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको एप्लीकेशन में रखनी पड़ेगी। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है तो वहाँ पे आपको कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। विच इज़ इनकरेक्ट, फॉल्स और मिसलीडिंग इन नेचर, वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट इन कंप्लायंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज सेट आउट अंडर दिस रेगुलेशंस और द रिलेवेंट रेगुलेशंस। वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर पर्सन वो तंदुरुस्ती वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, फिट एंड प्रॉपर पर्सन यानी कि साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और कोई पेंडिंग केस नहीं चल रहा होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, छठा पॉइंट,
where the principal officer does not have the requisite qualification or experience as required under the relevant regulation. रेगुलेशन में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है वो क्वालिफाइड नहीं करता है तो फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन में आपको ये बताने पड़ेगा कि हाँ भैया मैं एलिजिबल हूँ, मेरे पास इतनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और मैं सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो ही आप एप्लीकेशन करो। नहीं तो आपको पता ही है कि यार अपना इस आधार पे आपकी क्या बोलते हैं रिजेक्ट करी जा सकती है। ठीक है, तो इन आधार पे कैन बी रिजेक्टेड बाय द सेबी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द बोर्ड इन राइटिंग, कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, हाउएवर द एप्लीकेंट हैज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी इन राइटिंग टू मेक गुड द डेफिशिएंसीज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द सेबी फॉर द पर्पस। ठीक है, आपको एक मौका भी देते हैं हम लोग कि अगर ये सारी चीज़ें आप पूरी कर लेते हो इतने टाइम के अंदर तो आपको चलो हम रिजेक्ट जो कर रहे थे ना वो रिजेक्ट नहीं करेंगे और आपकी फिर आगे प्रोसेस करी जाएगी। Further, where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant cannot be make application for grant of certificate under this regulation or any other regulation for a period of 1 year from the date of such rejection। अब बात कर दी, देखो क्या खतरनाक, कि अगर आपने फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी और वो साबित हो जाती है कि आप ही की गलती है और फॉल्स और मिसलीड करने की कोशिश करी है आपने हमको, तो ना आपको अपॉर्चुनिटी देंगे ना कुछ देंगे, आपकी सीधा एप्लीकेशन कैंसिल कर जाएगी। और सिर्फ एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी, आपको 1 साल तक किसी भी जगह पे एप्लीकेशन के तौर पे आपका रिजेक्शन ही रहेगा और आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कहते हैं ना 1 साल के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा कि आप इंटरमीडिएट तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, और ऐसा भी हो कि आपने पहले कर लिया है, अप्लाई कर दिया, आपकी अपने बन चुके हो इंटरमीडिएट, फिर बाद में ऐसा पता चलता है कि यार इसने तो इन्फॉर्मेशन गलत दी है, ऑफिस स्पेस पे ऑफिस ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे नहीं है या ऐसा कुछ, तो आपको बाद में भी ये लोग कर सकते हैं ऐसा कि क्या बोलते हैं पहले कर दिया था उसको रिवोक कर लिया जाएगा और वो अपन आगे पूरी तरीके से पढ़ेंगे। फिर है ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट। अब सारी चीज़ें हो गई, अब देखो क्या बोला है, द सेबी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज एलिजिबल has to grant a certificate in form of specified in the relevant regulation and send an intimation to the applicant in this regard। ठीक है, ठीक, फिर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब देखो अगर प्रोसेस पूछना होगा ना एप्लीकेशन का तो सिर्फ यहीं तक पूछेंगे, प्रोसेस यहाँ तक खत्म है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन देखा, फिर प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन देखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्निशिंग ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन और उसके बाद मिला ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन खत्म हो गई, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस खत्म हो गई, एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट की प्रोसेस खत्म हो गई। अब आगे जो है ना वो देखो, हाँ अगर प्रोसेस पूछी होगी तो इतनी पूछेंगे, अगर इंडिविजुअली पूछना होगा तो इंपॉर्टेंट देखो टिक कर लेना, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन जो अपन ने देखा, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन किस आधार पे हो सकता है, केसेस के फॉर्म में पूछ सकते हैं। फिर आगे अपन देखेंगे अभी कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट कि किस कंडीशंस की आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है और क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सब अभी पढ़ेंगे, तो वो एक स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये 3 और ऊपर तक प्रोसेस खत्म हो गई। अब मैं पढ़ता हूँ उसको भी समझना। Conditional registration, where a pending proceedings before the SEBI or any court or tribunal may result in the suspension or cancellation of the certificate, the SEBI may given conditional registration। ठीक है, conditional registration के बेसिस पे भी आपको कंप्लीट माना जा सकता है कि आपके ऊपर ये पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही है सेबी की या किसी भी ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की, तो आपको कंडीशनल वो मिलेगी कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ भी, वो केस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं भैया इसको देना ही नहीं है तो फिर नहीं देंगे, और ऐसा लगेगा कि हाँ भैया थोड़ा बहुत नॉमिनल है तो आपको दे देंगे कि कंडीशनल बेसिस पे कि हाँ भैया पहले आपको इसको फुलफिल करना पड़ेगा, या फिर वो फिर जैसा भी केस रहेगा वैसे। आगे पढ़ो, सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर अदर एक्टिविटी। ठीक है, व्हेन अ इंटरमीडिएरी हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट एंड हु हैज़ फिल्ड फॉर्म ए अंडर दिस रेगुलेशन विशेस टू कमेंस अ न्यू एक्टिविटी which requires separate certificate under the relevant regulation, it has to, while seeking such certificate, not be required to file form A and has to furnish the to board only such additional information as is required under the relevant regulation। अब आपको करना है कुछ और एक्टिविटी उसी इंटरमीडिएरी के अंदर, तो आपको वापस से पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है एप्लीकेशन की। ये हर चीज़ में अपन देखते हैं, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे देनी है आपकी सहूलियत के लिए कि हाँ भैया आप देखो हम ये नई स्कीम ला रहे हैं या नई एक्टिविटी कर रहे हैं या इस एक्टिविटी में हम अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब क्या बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के मेरे को ये भी आप सर्टिफिकेट इसके अंदर ही ऐड कर दो, ऐड ऑन कर दो। ठीक है, वो अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। आगे है कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द सेबी टू एन इंटरमीडिएरी हैज़ टू बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट where the intermediary purpose to change its status or constitution
it has to obtain prior approval of the SEBI for continuing to act as an intermediary after such changes in status or constitution। ठीक है, अब कंपनी के स्टेटस, इंटरमीडियरी के स्टेटस और सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात आ रही है कि हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेबी की। क्यों? क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है इंटरमीडियरी के अंदर, तो फिर आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर सेबी को लगेगा कि हाँ भैया चलेगा, किसी का नुकसान नहीं है, तो ही आपको चेंज करने दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी और वो सारी चीज़ें देती रहेंगे, देंगे। वो अब इतना अपन ने डेप्थ में नहीं जाना है। दूसरा, इट हैज़ टू पे द एप्लीकेबल फी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट रेगुलेशन। It has to abide by the provisions of the security law and the directions, guidelines and circular as may be issued thereunder. It has to continuously comply with the requirement of the regulation 4. It has to meet the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations and the relevant regulations. Simple. The SEBI may impose other conditions as it deems fit in the interest of the investors or orderly development of the security market for the regulations of the working of the intermediary, and the intermediary has to comply with such conditions. अब क्या है, डीम्ड अप्रूवल की बात करिए। अब डीम्ड अप्रूवल क्या होता है? A request for the prior approval which is complete in all respect has to be disposed of by the SEBI within a period of 60 days from the date of receipt of such request, and where the decision of the board has not been communicated to the intermediary within this said period of 60 days, the prior approval has to be deemed have to be granted. अब ये ना सेबी के ऊपर बात आ गई कि आपको 60 दिन के अंदर इंटरमीडियरी को बताना पड़ेगा कि आपको अप्रूवल मिली है या नहीं मिली है। अगर आप नहीं बता पाते हो तो उसको हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे कि हाँ भैया आप इंटरमीडियरी के लिए अप्रूव्ड हो और आप इंटरमीडियरी के तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेबी के 60 दिन का वो बात करी हुई है। आगे देखते हैं, आगे बात करिए ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिविटीज़ टू अनदर इंटरमीडियरी। ठीक है, ये अब तक दी तो उसी में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दी हुई है, पर वहाँ तक प्रोसेस अपनी खत्म हो गई थी, उसके बाद अपन इंडिविजुअली सब समझेंगे। तो ये वाला भी आंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना। ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिविटीज़ टू अनदर इंटरमीडियरी वेयर एन इंटरमीडियरी हैज़ फेल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन और वेयर एन एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरी हैज़ बीन रिफ्यूज्ड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर दिस रेगुलेशंस, द इंटरमीडियरी हैज़ टू forthwith cease to act as such intermediary। वापस से देखो इसको क्या बोला, ट्रांसफ़र ऑफ एक्टिविटीज़ टू अनदर इंटरमीडियरी। ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज़ को टू अनदर इंटरमीडियरी। वेयर एन इंटरमीडियरी हैज़ फेल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन और वेयर एन एग्जिस्टिंग इंटरमीडियरी हैज़ बीन रिफ्यूज्ड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर दीज रेगुलेशंस, द इंटरमीडियरी हैज़ टू फोर्थविथ सीज टू एक्ट एज सच इंटरमीडियरी। सीज कर लिया जाएगा उसकी इंटरमीडियरी को, अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो अब एक्टिविटी दूसरे को चली गई तो पहले वाले को तो नहीं कर सकता, तो पहले वाले से सीज कर लेंगे। दूसरा, transfer its activity to another intermediary which has been granted a certificate for carrying on such activity and allows its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in the custody without any additional cost to such client or investors। अब दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए आप कुछ एडिशनल वो नहीं मांग सकते, आपने चेंज किया है ना, तो अब आपको ही उसका क्या बोलते हैं, जो भी इधर उधर जो भी फीस वगैरह लगी होगी वो आपको ही करनी पड़ेगी। आप क्लाइंट से, इन्वेस्टर्स वगैरह से नहीं मांग सकते कोई भी एडिशनल कॉस्ट अगर उनको चार्ज होती है कस्टडी में रखने के लिए या उन सब के लिए। तीसरा, मेक प्रोविजन एज रिगार्ड्स लायबिलिटी इनकर्ड और अज्यूम्ड बाय द इंटरमीडियरी। आपको जो भी बेसिस पे आपने लायबिलिटी रखी होगी उन लोगों की फंड वगैरह, तो वो सब अब दूसरी जो इंटरमीडियरी पे जाएगी तो वहाँ पे आपको वो पूरा फुलफिल करना पड़ेगा और इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेन मुद्दा यही है। चौथा, टेक सच अदर एक्शन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर एज इट्स रिक्वायर्ड अंडर द रिलेवेंट रेगुलेशंस और एज मे बी डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। ठीक है, फिर जैसा बोर्ड बोलेगी टाइम टू टाइम वो सब करते रहना पड़ेगा। और मेन बात यही है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए सिक्योरिटी मार्केट की, और किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, कब तक आपकी जो सर्टिफिकेट रहेगी ना उसकी क्या बोलते हैं इंटरमीडियरी का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा, तो वो बात करी हुई है। द सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू एन इंटरमीडियरी हैज़ टू बी परमानेंट अनलेस सरेंडर्ड बाय द इंटरमीडियरी और सस्पेंडेड और कैंसल्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। ठीक है, वो परमानेंट रहेगा कि आपके पास एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो परमानेंट है, अनलेस अगर कोई कारणवश इंटरमीडियरी ही सरेंडर कर दे अपना सर्टिफिकेट कि भैया अब हो गया हमसे, अब नहीं होगा, तो फिर सरेंडर कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसने सेबी ने, कैंसिल कर दिया।
कि आप नहीं कर सकते, तो ये वाले क्राइटेरिया में बात अलग है। बाकी आपके पास वैलिडिटी जो रहेगी सर्टिफिकेट की वो परमानेंट रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइमलाइन दी हुई है फॉर रजिस्ट्रेशन, इन समरी बताई हुई है। तो देखो क्या बोला है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरी 30 दिन की टाइमलाइन है। कैंसलेशन सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, मतलब 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल ऑफ चेंजेस इन कंट्रोल ऑफ इंटरमीडियरी 30 डेज की ही है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, नहीं रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरी की। जनरल ऑब्लिगेशंस क्या है इंटरमीडियरी की? General obligations, an intermediary shall provide the SEBI with a certificate of its compliance officer on the 1st April of each year certifying. आपको हर साल बतानी पड़ेगी, कंप्लायंस ऑफिसर से टैली करवानी पड़ेगी। क्या चीज़ वो देखो, द कंप्लायंस ऑफ बाय द इंटरमीडियरी विद ऑल द ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस अंडर दिस रेगुलेशन एंड द रेलेवेंट रेगुलेशन। दूसरा, दैट ऑल डिस्क्लोजर्स मेड इन फॉर्म ए एंड अंडर द रेलेवेंट रेगुलेशंस आर ट्रू एंड कंप्लीट। ट्रू एंड कंप्लीट होने चाहिए, तो ये साल दर साल चेक होती रहेंगी। 1 अप्रैल इसमें रेलेवेंट डेट दी हुई है, ऑन ईच ईयर सर्टिफाइंग कि ये आपको टैली करनी है, मतलब कंप्लायंस ऑफिसर टैली करेगा। कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? अपना ये CS है। ठीक है, अपन कर सकते हैं। ईच इंटरमीडियरी शैल prominently display a photocopy of the certificate at all its office including branch office। ठीक है, हर जगह पे आपको सर्टिफिकेट दिखाते ही हैं, मतलब अब कहीं पे भी जाओगे ना, छोटी से छोटी आप उसमें भी जाओगे, शॉप में भी जाओगे, या फिर क्या बोलते हैं किसी रिटेल शॉप में भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी वो लोगों ने अगर MSME सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा लिया होगा जो उन लोगों की रेपुटेशन बढ़ाता है, तो वो आपको वो सामने वाले दिखा देता है। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने एक तरीके से कंप्लायंसेस करने के लिए रख दिया, जनरल ऑब्लिगेशन के तौर पे रख दिया कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टर्स के मन में एक विश्वास पैदा हो। The intermediary shall also prominently display the name and contact details of the compliance officer to whom complaint may be made in the event of any investor's grievance। ठीक है, इन्वेस्टर्स को अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार ये गलत है, तो उन लोगों को कंप्लायंस ऑफिसर का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल उनको डिस्प्ले करनी रहेगी हर जगह पे, ताकि इन्वेस्टर को अगर कुछ भी ऐसा लगे जो गलत है वो उन लोगों को बता सके, कंप्लायंस ऑफिसर को बता सके। द इंटरमीडियरी शैल मेंटेन सच बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट रेगुलेशंस। आगे देखते हैं, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस कैसे होगा? रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस यानी कि कैसे आप इन्वेस्टर ग्रीवियंस यानी कि इन्वेस्टर्स की कोई भी दुविधा या कोई समस्या है तो कैसे आप उसका समाधान निकालोगे और कब तक निकाल सकते हो। द इंटरमीडियरी शैल मेक एंडोवर्स टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस प्रॉम्प्टली बट नॉट लेटर देन 45 days ऑफ रिसीव्ड देयर ऑफ एंड व्हेन called upon by the SEBI to do so if shall redress the grievance of investors within the time specified by the SEBI। आपको 45 दिन के अंदर रिड्रेस करना पड़ेगा, और अगर कुछ ऐसा डिले वगैरह भी हो सकता है तो सेबी की टाइमलाइन के हिसाब से करना पड़ेगा, और तुरंत जल्द से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपका समाधान निकले इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस का। द इंटरमीडियरी शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिसीव्ड बाय इट एंड रिड्रेस ऑफ सच ग्रीवियंस। सारे रिकॉर्ड्स आपको जो भी आपने किया होगा वो सब के मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, और सेबी अगर मांगेगी तो वो फिर आपको बताने पड़ेंगे। द इंटरमीडियरी शैल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ द 31st March अपलोड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिसीव्ड, रिड्रेस एंड दोज रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड बियॉन्ड 3 months of the receipt thereof by the intermediary on the website specified by the SEBI। हर 3 महीने में आपको हर क्वार्टरली आपको ये बताना पड़ेगा अपने इस पे सेबी की वेबसाइट पे कि कितनी आपको इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस, मतलब इन्वेस्टर ने समस्या करी वो दिखानी है, कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस थे वो दिखानी है, कितनी आपने रिड्रेस कर दी, कितनी आपने उनका समाधान निकाल दिया, और कितनी अभी भी अनरिजॉल्व है बियॉन्ड 3 महीने, मतलब 3 महीने तक की आपकी इतनी सारी पेंडिंग चल रही हैं, कितनी आई, कितनी आपने सुलझा दी और कितनी अभी भी पेंडिंग है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। आगे देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंसेस ऑफिसर। An intermediary shall appoint a compliance officer for monitoring the compliances by it of the requirement of the Act, rules, regulations, notification, guidelines, circular or order made by the SEBI, issued by the SEBI or the central government, or the rules, regulations, bylaws of the concerned stock exchange or the self-regulatory organization where applicable। ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको फुलफिल करना पड़ेगा और कंप्लायंसेस ऑफिसर को आपको हायर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों, कंप्लायंस ऑफिसर मतलब CS। ठीक है, however the intermediary may not appoint compliance officer if it is not carrying on the activity of the intermediary। अगर आप इंटरमीडियरी की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कंप्लायंस ऑफिसर को रखना पड़ेगा। द कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिपोर्ट टू द इंटरमीडियरी और इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन राइटिंग
ऑफ एनी मटेरियल नॉन कंप्लाइंसेस बाय द इंटरमीडियरी। अगर कुछ नॉन कंप्लाइंस चल रहा है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर इंटरमीडियरी को रिटर्न में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि देखो भैया ये समस्या चल रही है कंपनी अपने इंटरमीडियरी में और आपको इसको जल्द से जल्द समाधान करना है। कोड ऑफ कंडक्ट, एन इंटरमीडियरी एंड इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय एंड की मैनेजरियल पर्सन shall continuously abide by the code of conduct specified in schedule 3। ठीक है, अभी कौन से स्केड्यूल वगैरह हैं उसकी अपन को गहराई में नहीं उतरना है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एन इंटरमीडियरी, इट्स डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय और KMP shall not render directly or indirectly any investment advice about any securities in the publicly accessible media, whether real time or non-real time, unless a disclosure of the interest, direct or indirect, including its long or short positions in the said securities he has been made while rendering such advice। ठीक है, अब इसमें ये बोल दिया कि आपको ना जाहिर डायरेक्टली ये नहीं किसी को भी बताना है इन्वेस्टर्स को कि देखो भैया हम इतनी आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। ठीक है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, इंटरमीडियरी है और मेरे सामने कोई इन्वेस्टर बैठा है। ठीक है, तो अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि हाँ भैया देखो मैं कम से कम तुम्हें 10% की सालाना इतनी रिटर्न दूंगा, या वादे नहीं करने हैं आपको। ठीक है, आपको सिर्फ बोलना है कि देखो आपका अच्छे से अच्छी चीज़ हम करेंगे, रिस्क कम लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रहेगी, पर कितनी रह सकती है वो आपको स्पेसिफाई नहीं करनी है। ठीक है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना आपको क्या बोलते हैं प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आपको नहीं बताना है, पर आपको उसको प्रमोट करना है कि हाँ भैया देखो ऐसे ऐसे हम करेंगे और आपका नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, if an intermediaries, directors, officers, employees or key managerial person are rendering such advice, the intermediary shall ensure that while rendering such advice he disclose his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer, including employer's long or short position in the said security। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या हमारा इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कितना हम चार्ज कर रहे हैं आपसे, कि मतलब मान लो मैंने आपसे फ़ंड मैनेज किया, तो फंड मैनेज करने के लिए मैंने आपसे कितना चार्ज किया, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया, तो 1 लाख रुपए पे 1%, 2% ये मेरा। ठीक है, तो उसके बाद जो रहेगा यानी कि 1 लाख पे 1% हो गया कितना, 1 लाख पे 1% होता है उतना 10,000, हाँ 1 लाख पे 1% होता है 1,000, तो बाकी के 99,000 रुपये को आपको इन्वेस्ट करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्क्लोज करनी रहेगी। ठीक है, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स यानी कि वैसा नहीं है, एंड दैट ऑफ द एम्प्लॉयर, वो सारी बात है कि एम्प्लॉयर का कट इतना रहेगा, इतनी कमीशन रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते वक्त। एन इंटरमीडियरी शैल नॉट मेक एन रिकमेंडेशन टू एनी क्लाइंट और इन्वेस्टर्स हु मे be expected to rely thereon to acquire, dispose of or retain any securities unless he has reasonable grounds to believe that the recommendation is suitable। ठीक है, आपको ऐसा क्या बोलते एकदम ऐसे नहीं करना है कि हाँ इसमें लगाओ इसमें करना है, या कोई ऐसे रिकमेंडेशन आप डायरेक्टली दे रहे हो, वही वाली बात जो अपने डिस्क्लोज वगैरह करने की रही थी वही इसमें बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवाइस में। ठीक है, अब इसके बाद से चालू हो रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज। तो अब तक अपन ने जो देखा उसमें इम्पॉर्टेंट था क्या क्या, इंट्रोडक्शन आप एक बार पढ़ लेना। सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 में अपन ने समझा कि क्या बेसिकली है इंटरमीडियरी रेगुलेशंस, फिर अपन ने रेगुलेशंस का पूरा इंटरमीडियरी का वो देख लिया, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंटरमीडियरी की, क्या जनरल ऑब्लिगेशंस रहेगी किसी भी इंटरमीडियरी की, ये आपको पूरी तरीके से फुलफिल करनी है। और उसके बाद अपन देखेंगे अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरमीडियरी, जिसमें अपन मर्चेंट बैंकर और रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट और डिवेंचर ट्रस्टी, बैंकर टू एन इशू, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर और कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरी बाय कंपनी सेक्रेटरी क्या रहेगा, ये चलो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। बाकी उसके बाद जो वो रहेगा उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सारे अपन इंटरमीडियरीज को कवर करेंगे वहाँ पे एक एज अ शॉर्ट नोट। ठीक है, अभी देखते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफ द इंटरमीडियरीज बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ध्यान रखना। एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल system and process and prerequisite of good governance. The governance became efficient internal control system and process are prerequisite for good governance. The governance became a dynamic concept requires constant evaluation and monitoring of the system and process। ठीक है, कंटिन्यूसली चाहिए कि हाँ उसको इवेल्यूएट करते रहें, मॉनिटर करते रहें कि कोई नुकसान नहीं है, सिस्टम बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रोसेस बराबर फॉलो हो रही है नहीं हो रही है।
In the context of capital market intermediaries are an important constituent of overall governance framework. Being an important link between regulatory, investors and issuers, they are expected to ensure that their internal control are so efficient that ensure effective investors service at all time and provide regulators comfort as to the compliances of regulatory prescriptions. मतलब ध्यान रखना है कि जो भी important link है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स तक पहुंच रही है, सारे रेगुलेशन का पालन हो रहा है, इन्वेस्टर्स को कोई दुख तो नहीं है, कोई दुविधा तो नहीं है, और सारे क्या बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से चल रहे हैं, बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन सारी तरीके से फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं, कंप्लाइंसेस पूरी तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम कौन करेगा? इंटरनल ऑडिट, जो कि कंपनी सेक्रेटरी का काम है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का. It is in the direction that the SEBI has authorized practicing company secretary to undertake internal audit of various capital intermediaries and issue quarterly certificate with respect to conciliation of share market audit, share capital audit. ठीक है. ठीक है. इंटरनल आगे देखते हैं. इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे होगा? अभी इसकी अपना डेप्थ में अपन समझेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर्स और ये सब क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है. उसके पहले अपन देखते हैं इंटरनल कंट्रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे होता है. Practicing company secretary is authorized for conducting the internal audit of portfolio manager. The report is to be submitted twice in a year. ठीक है, twice in a year आपको सबमिट करवानी है as on 31st of the March and 30th of the September. डेट भी स्पेसिफाई कर दी है, 31st March और 30th September. The scope of internal audit comprises the checking of the compliances of SEBI Portfolio Manager Rules 1993, SEBI Portfolio Managers Rule 2020, and circular notification of guidelines issued by SEBI and internal procedures followed by the portfolio manager. आगे देखते हैं. Internal audit of stock brokers, trading members or clearing members. Practicing company secretary is practicing company secretary is authorized to carry out internal audit of stock broker, trading members, clearing members on half yearly basis. ठीक है. The scope of internal audit of stock brokers being wide enough cover inter alia the existence, scope and efficiency of the internal control system, compliances with the provision of the SEBI Act 1992, Securities Contract Regulation Act 1956, SEBI Stock Broker Regulation 1992, circular issued by the SEBI, agreement, KYC requirement, bylaws of the exchange, data security and insurance in respect of the operation of stock brokers, clearing members. ठीक है, इसका था हाफ ईयरली बेसिस पे. पिछला वाला अपन ने देखा वो था सबमिट इन ट्वाइस इन द ईयर, वही वाला हो गया. आगे देखते हैं. इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRAs बोलते हैं शॉर्ट में. हाफ ईयरली ऑडिट है ये भी. रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 2 months ऑफ द हाफ ईयर एंड्स, मतलब आधा साल खत्म होने से, यानी कि जुलाई से 2 महीने पहले आपको सबमिट करवानी पड़ेगी. मे वाला एरिया, मतलब मे वाला टाइम हो गया वो. It shall recover all aspect of CRA operations and procedures including investors grievance redressal mechanism, compliances with the requirements stipulated in the SEBI Act, rules and regulations made thereunder and guidelines issued by the SEBI from time to time. वही अपन ने जो पीछे देखा वही देखना है सारी चीज़ें कि सारे एक्ट का और रिलेटेड चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, compliances और regulations का फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बायलॉज वगैरह, वही सारी बात है. Compliances audit of an investment advisor, ईयरली ऑडिट होता है ये. इन ऑर्डर टू चेक द वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 19 ऑफ द सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013 आर complied with respect to the records to be maintained. ठीक है. एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी. आगे देखते हैं. ईयरली ऑडिट, मतलब उसी में देखते हैं. एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ये है अपना 5वां, और एनुअल ऑडिट है ये. ठीक है. एनुअल ऑडिट भी ईयरली ऑडिट भी कह सकते हैं, of research analyst or research entity. Yearly audit is in order to check the whether requirement of SEBI research analyst regulation 2014 are complied with respect to the records to be maintained. आगे बात कर रहे हैं. इंटरनल ऑडिट ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, RTA बोलते हैं इसको शॉर्ट में. ऑल RTA आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंटरनल ऑडिट ऑन एनुअल बेसिस. ठीक है.
by independent qualified company secretary who don't have any conflict of interest. The audit shall cover the all aspect of RTA operations, including investors' grievance redressal mechanism and compliances with the requirements stipulated in the SEBI Act rules and regulations made thereunder, and guidance circular issued by SEBI from time to time. The scope of the audit shall cover all issue concerning the functions of the RTAs. ठीक है, सिंपल था ये। एक इम्पॉर्टेंट आंसर मतलब ऐसे है कि आप बना के लिख सकते हो। बाकी ये जो बताया अपन ने कि कौन कौन कितना कितना है, हाफ ईयरली क्वार्टरली, बेसिक मेन तो देखो एक था ऊपर वाले में 2 साल का हाफ ईयरली का, और उसके बाद जो 3 थे उसमें था ये एनुअल बेसिस पे। ठीक है, आगे फिर कुछ केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है, वो अपन ने नहीं देखना है। ठीक है, एक केस इसमें इम्पॉर्टेंट है तो वो एक बार समझने पर्पस के लिए समझ लेते हैं अपन। क्या केस है? नरेंद्र सिंह तनवर और प्रोपराइटर ऑफ MS कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विस नोटिस ही है वर्सेस सेबी। ठीक है, ये नरेंद्र सिंह तंवर वर्सेस सेबी आप शॉर्ट में समझ सकते हो। होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी के रेफरेंस से ये केस दिया हुआ है। क्रक्स क्या है पूरे केसेस का, पहले क्रक्स देख लेते हैं। द नोटिस सीजेस and desist from acting as an investment advisor as it refused to refund the money so taken by it as service fee from complainant. कंप्लेनेंट ने कुछ फ़ी वगैरह पे करी है और उसने रिफंड करने से मना कर दिया। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तरीके से काम करता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फैक्ट ऑफ द केसेस, सेबी हैड रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र सिंह तंवर, proprietor of MS Capital True Financial Service, hereinafter referred as noticee। ठीक है, अब जो नरेंद्र जो हो रहेंगे उनको नोटिसी अपन देखेंगे, नोटिसी के तौर पे देखेंगे। अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं वो। इंटर आलिया अलाइन that the promise was made on behalf of the noticee to the complainant, assuring him a huge return of 28.80 lakh on a merge on the major investment of 20,000 over a short period of 4 months and 10 days। मतलब ये वो है कि अपना 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम कर रहा है ये। ठीक है, 4 महीने 10 दिन में इसने बोला कि मैं आपका जो पैसा है वो आपका डबल कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है। हाँ, promises was made on behalf of the noticee to the complainant, assuring him a huge return of 28.80 लाख ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 की है, 4 महीने 10 दिन के अंदर वो उसको 28.80 लाख कर देगा। ठीक है, pursuant to such an assurance, an amount of 1,30,000 was transferred by the complainant to the noticee toward first installment। उसने पहली इंस्टॉलमेंट में 1,30,000 रुपये जमा करवा दिए। ठीक है, वॉज ट्रांसफर्ड बाय द कंप्लेनेंट टू द नोटिसी टुवर्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सर्विस फी। सर्विस फी के नाम पे उसने 1,30,000 रुपये पे कर दिए आउट ऑफ द टोटल सर्विस फी ऑफ 4,47,200। ठीक है, 4,47,200 की पूरी उसकी टोटल सर्विस फी थी, जिसके अंदर उसने 1,30,000 की पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। डिमांडेड बाय द नोटिसी इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के लिए उसने बोला कि मेरे को इंस्टॉलमेंट में चाहिए 4,47,200 का आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। पहली इंस्टॉलमेंट हुई अपनी 1,30,000 रुपये की, जो नोटिसी ने रिसीव कर दी कंप्लेनेंट से। ठीक है, हाउएवर आफ्टर सफरिंग लॉस ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ अवेलिंग द सर्विस ऑफ द नोटिसी, द कंप्लेनेंट आस्क्ड द नोटिसी टू रिटर्न द अमाउंट पेड टू हिम। ठीक है, अब नोटिसी ने पहले ही दिन उसका इतना गंदा लॉस हो गया उस क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसने बोला कि भैया मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए और मैंने जितना भी पैसा आपको दिया है मेरे को वापस कर दो। एज द नोटिसी रिफ्यूज टू रिफंड द मनी सो टेकन बाय इट्स सर्विस फी एंड ऑल्सो स्टॉप्ड अटेंडिंग द फोन कॉल्स ऑफ द कंप्लेनेंट, अ कंप्लेंट वॉज लॉज्ड विद सेबी। ठीक है, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया कि नहीं और मेरी सर्विस फीस थी, अब मैं तुम्हें ये रिटर्न तो नहीं करूँगा। अब नोटिस ही थोड़ा सा समझदार था तो वो चला गया सेबी के पास कि अपना मेरे को इसने ऐसे ऐसे किया है और मेरे को इसको पूरा करके दो और इसके पैसा वापस लेके दो। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। द सेड कंप्लेनेंट वॉज फॉरवर्डेड टू द नोटिसी फॉर रेजोल्यूशन एंड टू सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट इन द सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। वो स्कोर्स के पास चला गया। अब ऑर्डर क्या आया देखो, अच्छा केस है,
In viewing of the foregoing finding, in view of the foregoing finding and in the interest of the investors and for the protection of their rights, SEBI issue following directions. क्या बोला? The certificate of registration and as investment advisor bearing registration number this issued in favor of the noticee is hereby cancelled. उसका जो सर्टिफिकेट था कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो गलत तरीके से काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि भैया 4 लाख 4 महीने 10 दिन में मैं तुम्हारा पैसा इतना कर दूंगा या इतना कर दूंगा। तो सबसे पहले तो भैया तुमने सर्टिफिकेट सेबी ने कैंसिल कर दिया उसका। दूसरा, द नोटिसी शेल फोरविथ सीज एंड डेजिस्ट फ्रॉम एक्टिंग एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सीज एंड डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप एंड डिसकंटिन्यू। पहले तो उसको रोका और बोला कि तू अब साले कर भी नहीं सकता ये काम, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करने से ही मना कर दिया। तीसरा, द नोटिसी शेल नॉट यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी मैनर व्हाटसोएवर ऑन द लेटर हेड ऑन द वेबसाइट साइन बोर्ड और अदरवाइज। उससे उसका नाम छीन लिया कि तू इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे न लेटर हेड में, न वेबसाइट पे, न साइन बोर्ड पे या कहीं पे भी अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता या दिखा सकता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चौथा, the noticee is debarred from assessing the security market and further prohibit from buying, selling or otherwise dealing in securities directly or indirectly or being associated with security market in any manner for a period of 2 years and during the period of restraint the existing holding of the security including the holding of a unit of mutual fund of the noticee shall remain frozen। अब तक जितनी तेरे पास भी होल्डिंग वगैरह रहेंगी वो फ्रोज कर दी जाएंगी और तू उसको यूज़ नहीं कर सकता और अगले 2 साल के लिए तुझे सस्पेंड किया जाता है कि तू ये सारी चीज़ों को ऊपर वापस से काम नहीं कर सकता और जितना भी नुकसान वगैरह रहेगा वो आपको फिर क्या बोलते दूसरों को वापस से देना पड़ेगा। ठीक है, ये केस था, अच्छा केस था। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, ये अब न्यू टॉपिक एडिट है और अपना लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे अपन वीडियो एंड कर देंगे और उसके बाद वापस से वीडियो बनाएंगे दूसरी जो जिसमें अपन सारे के सारे इंटरमीडिएरीज को कवर करेंगे। यहाँ पे अपन समझते हैं लास्ट टॉपिक अपने वीडियो का, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं। न्यू टॉपिक है तो थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़ेंगे। द न्यू डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, qualified stockbroker has been inserted, which means a stockbroker referred in the regulation 18D of the SEBI stockbroker regulation 1992. The new regulation 18D related to enhanced obligation and responsibility for qualified stockbrokers has been inserted, namely कौन सी? The SEBI may designate a stockbroker as a qualified stockbroker having regard to its size and scale of operation, likely impact on investors and securities market, as well as governance and service standards on the basis of the following parameters and the appropriate weightage thereon. साइज एंड स्केल उन लोगों की देखी जाएगी कि किस हिसाब पे आपका काम चल रहा है। देखो क्या बोला है, द सेबी में डेजिग्नेट अ स्टॉक ब्रोकर एज अ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर हैविंग रिगार्ड टू इट्स साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, likely impact on investors and security market, as well as governance and service standards on the basis of following parameters and the appropriation weightage thereon। कैसे कैसे weightage दिया जाएगा, तो वो है the total number of active clients, कितने हैं आपके, the available total asset of clients with the stock broker, कितने क्या बोलते हैं asset आपके पास है, available total asset यानी कि कितना पैसा आपके पास है, the trading volume of the stock broker, कितनी वॉल्यूम में आप ट्रेड करते हो, कितनी फ्लक्चुएशंस और कितनी वॉल्यूम में रहती है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। the end of the day margin obligation of all client of the stock broker, हर क्लाइंट की देखी जाएगी कितनी मार्जिन आपकी एंड ऑफ द डे रहती है और आप कैसे काम कर रहे हैं वो सब। कंप्लायंस स्कोर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ग्रेवियंस रिड्रेसल स्कोर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, द प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ सच ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ अलग तरीके से रहती है, थोड़ी सी उसमें और एड-ऑन्स और वो सारी चीज़ें रहती है, रिस्क वगैरह फैक्टर शायद कम ज़्यादा रहेगा उसमें। आगे देखते हैं। द स्टॉक ब्रोकर डेजिग्नेटेड एज अ क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर शैल बी रिक्वायर्ड टू मीट एनहेंस्ड ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर, ये सारी चीज़ों का आपको फुलफिल करना पड़ेगा और थोड़ी सी और इनहेंस्ड रहेंगी ये सारी चीज़ों में। एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, appropriate risk management policy and process, scalable infrastructure and appropriate technical capacity, framework for orderly winding down, robust cyber security framework and process,
और इन्वेस्टर सर्विस इंक्लूडिंग ऑनलाइन कंप्लेंट रिड्रेस मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों को आपको और अच्छे तरीके से और इन्हेंस तरीके से आपको इस चीज़ का पालन करना है। और इस हिसाब से यहाँ पे अपना क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर का टॉपिक ख़त्म होता है और उसी के साथ अपनी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, जहाँ पे अपन ने पूरी तरीके से समझा कि बेसिकली स्टॉक सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडियरी होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका तरीका रहता है एप्लीकेशन का, और क्या क्या देखा अपन ने, एक कंपनी सेक्रेटरी वाला भी आंसर देखा, रिड्रेसल आंसर देखा, और यहाँ पे अपना ये चीज़ ख़त्म होती है। थैंक यू।